हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं सर सरफेस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसका अगला लेक्चर प्रोवाइड करो। तो स्टूडेंट आज जो उत्प्रेरण वाला जो पोर्शन हमारा चल रहा था इसमें वो खत्म हो जाएगा और कल से मैं आपको कोलाइड अवस्था इसमें पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस केमिस्ट्री है हम इसको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक में तो अधिशोषण एवं उत्प्रेरण था, तो अधिशोषण यार इतना नहीं पूछा जाता है, जब हम आपको प्रीवियस पेपर कराएंगे उसमें अगर आता है कोई क्वेश्चन तो वहाँ करा दिया जाएगा। यहाँ से उत्प्रेरण वाला पोर्शन जो है पूछा जाता है और कोलाइड अवस्था यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सरफेस केमिस्ट्री से कुछ बनता है, कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो कोलाइड अवस्था से ही बनेगा। तो मैं कल से कोलाइड अवस्था आपको पढ़ाने वाला हूं, वो आप जरूर देखना, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ब्राउनियन गति, बहुत सारे वैद्युत कण संचलन आपका, और भी स्कंदन हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप वहां पर देखने को मिलेंगे। स्वर्ण संख्या है और बोर्ड परीक्षा में टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज यार वीडियो थोड़ा छोटा सा रहेगा, क्योंकि ज्यादा टॉपिक हमारे यहाँ पर नहीं बचे हुए हैं, तो जितने भी टॉपिक है छोटे छोटे वो खत्म कर देंगे और उसी के साथ हमारा जो उत्प्रेरण वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट विद द बेस्ट एंड विन अमेजन वाउचर्स, तो अगर आप रैंक 1 पर रहते हो तो आपके लिए 10,000 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स मिलेंगे। अगर आप रैंक 2 पर रहते हो तो 5,000 रुपए के अमेजन वाउचर मिलेंगे। रैंक 3 पर रहते हो तो 3,000 रुपए के अमेजन वाउचर मिलेंगे और रैंक 4 से लेकर 50 के बीच में रहते हो तो आपके लिए 1,000 रुपए के अमेजन वाउचर मिलेंगे। बात आती है कि ये जो टेस्ट है कौन कौन बच्चा दे सकता है। तो स्टूडेंट थर्ड कॉन्टेस्ट फॉर IIT ऑन December 6, 2020, टाइम रहेगा 11 बजे से, फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12 एंड फॉर ड्रॉपर्स। टाइमिंग सभी के लिए बच्चों सेम है, ठीक है ना, टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है। 11 से लेकर 11:45 तक सभी के लिए सेम है। और यहाँ पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट होने वाला है, 3 राउंड्स ऑफ 7 क्वेश्चंस ईच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप से कंटेस्ट का जो फॉर्मेट है वो रहेगा। 45 मिनट्स का टेस्ट है, 21 क्वेश्चंस रहेंगे। सेपरेट कॉन्टेस्ट है 11, 12 एंड ड्रॉपर्स के लिए। 3 सेक्शंस हैं पीसीएम के, आप सभी ने देख लिया बच्चों, ठीक है। तो और यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो, और जिन बच्चों को अधिक जानकारी चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। एक चीज बच्चों, जब आप एनरोल करो तो आप इस कोड को जरूर डालना JEE 10, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी एनरोल, ठीक है। उसके बाद कल से हम कोलाइड अवस्था पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग है आज की एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम कैटालिस्ट। देखो हमारी जो बॉडी है उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, आप सभी को शायद पता होगा बच्चों, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बायोलॉजी से हो तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत सारी जीव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, उनको प्रेरित करने में सहायक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एंजाइम, पहले थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में जान लेते हैं बच्चों। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये 25 से 37 डिग्री सेल्सियस पर, ये 25 से 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। एंजाइम, एंजाइम जीव रासायनिक क्रियाओं को, जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने में सहायक होते हैं, को उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो एंजाइम्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एग्जांपल में आप यहां पर देख सकते हो। देखो बच्चों, जो सुक्रोज है वो इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में उसका जल अपघटन हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो यहाँ पर आपको मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ बच्चों। C12H22O11 प्लस H2O इज गिवन यू। यहाँ पर जो इस क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है बच्चों, ये होता है इन्वर्टेज। क्या होता है? इन्वर्टेज एंजाइम होता है। ये क्या है? एक एंजाइम है और ये इस क्रिया को क्या करेगा? उत्प्रेरित करेगा, उत्प्रेरित कर रहा है। तो ये क्या करता है? ये तो हमारा सुक्रोज है, ये क्या बच्चों? सुक्रोज। तो ये सुक्रोज का जल अपघटन हो जाता है बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये आपका है बच्चों ग्लूकोज और ये बच्चों आपका फ्रक्टोज। आप कहोगे सर दोनों के सूत्र तो हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, फिर हम कैसे मान लें कि ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है? तो बच्चों पहले थोड़ा समझ लो, यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 12। तो 6 आपने यहाँ लगा दिए, 6 आपने यहाँ लगा दिए। हाइड्रोजन देखिए जरा कितने? 22 N2 24 हो गए।
तो 12 हमने यहाँ लगा दिए, 12 हमने यहाँ लगा दिए। ऑक्सीजन देखिए जरा कितने 11 एंड 1 12, तो 6 हमने यहाँ पर लगा दिए, 6 हमने यहाँ पर लगा दिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो सुक्रोज है ये जल अपघटित हो रहा है ग्लूकोज व फ्रक्टोज में, और इस क्रिया को उत्प्रेरित कौन सा एंजाइम कर रहा है, उसका नाम है बच्चों इन्वर्टेस। तो इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है और सुक्रोज का जल अपघटन हो जाता है ग्लूकोज व फ्रक्टोज में। पहले मैं आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बता देता हूं बच्चों। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, CHOH 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 एंड CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बच्चों जो आपको दिखाई दे रहा स्ट्रक्चर ये है आपका ग्लूकोज, और इसमें आपका पाया जाता है बच्चों एल्डिहाइड समूह। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, तो ग्लूकोज में कौन सा समूह पाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। अगर हम अणुसूत्र के रूप में लिखेंगे तो वही है C6H12O6। बताओ है या नहीं है। फ्रक्टोज का बनाते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है बच्चों आपका फ्रक्टोज। ये क्या है बच्चों, फ्रक्टोज है। इसका भी अणुसूत्र C6H12O6 है। लेकिन यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों ये है आपका कीटोन समूह या कीटोन ग्रुप। क्या है ये, कीटोन समूह। तो आपने देखा कि दोनों के अणुसूत्र तो समान है लेकिन दोनों के संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, क्योंकि जो ग्लूकोज है बच्चों उसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और जो फ्रक्टोज है बच्चों उसमें कीटोन समूह पाया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि दोनों में अंतर क्या, तो आप स्ट्रक्चर बना के समझा सकते हो उसको कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन समूह पाया जाता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, संरचना आप देखोगे अणुसूत्र तो दोनों के समान है लेकिन संरचना सूत्र दोनों के भिन्न भिन्न है। ठीक है ना, यहां तक दिक्कत नहीं है किसी को। एक और एग्जांपल मैं आपको इसका समझा देता हूं, नंबर 2। देखो क्या होता है स्टूडेंट, जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज बने हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का फिर से जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में अपघटित हो जाता है। ग्लूकोज ले सकते हैं हम लोग C6H12O6, यहाँ पर आपका जाइमेस एंजाइम होता है, जाइमेस। ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होगा बच्चों, एंजाइम से। ये भी कहाँ, ये भी क्या हमारा सॉरी एंजाइम है। और ये किस किस में टूटेगा, ये टूटेगा बच्चों 2 मोलिकुलर C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस यहाँ से बनता है 2CO2। ठीक है, तो आप यहाँ पर कार्बन देख लीजिए 2 2 2 4 6 ही हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो ग्लूकोज था बच्चों ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है ना, ये रिएक्शंस आपको इसी तरीके से तैयार करनी है। ग्लूकोज हमारा जो है ये अपघटित हो गया जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में। जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस किस में टूटा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो एंजाइम्स हैं ये क्रिया को उत्प्रेरित कर रहे हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक। तो यहाँ पर इन्वर्टेस एंजाइम उत्प्रेरक है और यहाँ पर जाइमेस एंजाइम उत्प्रेरक या एंजाइम कैटलिस्ट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इतना लिख के आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में आप सब कुछ सीख चुके हो बच्चों। ठीक है, तो यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है, तो आप वो भी सीख चुके हो। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उत्प्रेरक के सिद्धांत। केवल एक सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चों। अब मैं आपको देखो उत्प्रेरक के सिद्धांत बताने वाला हूं। देखो अगर हमें उत्प्रेरक की क्रिया विधि को समझना है तो इसके सिद्धांत हमें पता होने चाहिए। वैसे 3 सिद्धांत हैं बच्चों, ठीक है ना, बट उसमें से आपको मैं केवल एक ही पढ़ाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। और जब मैं प्रीवियस पेपर कराऊंगा तब अगर कोई आता है तो वहां पर करा देंगे। पहला है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, इंपॉर्टेंट है यही सबसे ज्यादा। एक है आपका अधिशोषण सिद्धांत, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल, अधिशोषण सिद्धांत, और ये अधिशोषण के ऊपर है, अधिशोषण सिद्धांत। एंड एक है बच्चों आपका आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो आपको यार उतना ही पढ़ना जितना आपको सफिशिएंट है, जितनी आपको जरूरत है। ठीक है, टाइम वेस्ट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आप केवल यही पढ़ लो, आपका कल्याण हो जाए, क्योंकि यही पूछा जाता है और इस साल भी यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अब देखो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, तो बच्चों इसमें होता क्या है कि
इस सिद्धांत में जो उत्प्रेरक है वो अभिकारक व उत्पाद के मध्य मध्यस्थता करता है। उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है और माध्यमिक यौगिक बनाता है, और माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है। ये आपका माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो आप यहां पर लिख सकते हो उत्प्रेरक अभिकारक व उत्पाद के मध्य, अभिकारकों व उत्पादों के मध्य मध्यस्थता करता है। क्या करता है? मध्यस्थता करता है। उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। माध्यमिक, राइटिंग अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही हो ना तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं। माध्यमिक यौगिक बनाता है। यह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके, माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा बच्चों। आप यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर हम लेड कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो लेड कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, इसको मैं पूरा समझाऊंगा। लेड कक्ष विधि से H2SO4 का उत्पादन, तो देखो बच्चों उसमें होता क्या है। उसमें होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड है 2SO2, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और यहाँ पर आपका बन जाता है 2SO3। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका उत्पाद है। लेकिन इसमें एक NO उत्प्रेरक होता है। ये क्या हमारा कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक है। तो ये आपका जो है ये पहला विकारक है और ये आपका दूसरा विकारक है, क्योंकि मैंने बोला है ना कि उत्प्रेरक अभिकारकों व उत्पादों के मध्य मध्यस्थता करता है, इंटरमीडिएटरी का काम करेगा। और उत्प्रेरक जो है वो किसी एक अभिकारक से क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाएगा? माध्यमिक यौगिक। यह माध्यमिक यौगिक दूसरे विकारक से क्रिया करके क्या बनाता है? उत्पाद, और उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है। इसको मैं 2 पॉइंट्स में समझाऊंगा बच्चों आपको। अब समझिए कैसे। उत्प्रेरक है 2NO, मतलब NO है तो मैं यहाँ पर 2NO लूंगा। 2NO प्लस ये पहले अभिकारक से क्रिया करेगा O2, 2NO प्लस O2। तो बच्चों ये 2NO क्या करेगा? O2 से क्रिया करके 2NO2 बना लेगा, 2NO2। तो यहाँ पर आप देखिए 2 और 2 4, 2 दूनी 4। तो ये आपको जो दिखाई दिया ये है बच्चों आपका माध्यमिक यौगिक। जैसे मैं लिख के आ रहा हूँ ना बोर्ड में, ऐसे लिख के आना है आपको। माध्यमिक यौगिक ये आपका है पहला अभिकारक और ये है आपका उत्प्रेरक। पहली रिएक्शन आपके समझ में आ गई। अब ये जो माध्यमिक यौगिक है बच्चों, ये दूसरे अभिकारक से क्रिया करेगा, ये इससे क्रिया करेगा। तो आप लिखोगे 2SO2 प्लस 2NO2 इज गिवन यू। तो होने क्या वाला है बच्चों? यहां से ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएंगी तो बनेगा आपका 2SO3। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 8 थे, 2 3 6, 6 यहाँ लगा दिए तो क्या बचा? प्लस, मतलब 2 ऑक्सीजन हमने इसको दे दिए तो बचेगा बच्चों 2NO। तो ये आपका क्या है? उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक हम देखते हैं क्रिया क्लास में बच गया। और ये जो बना बच्चों ये क्या आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है, बन चुका है। ये आपका जो बच्चों ये दूसरा विकारक था, ये आपका माध्यमिक यौगिक है। तो आपने देखा कि जो हमने ऊपर बोला था बच्चों कि उत्प्रेरक जो है वो अभिकारकों व उत्पादों के मध्य मध्यस्थता करता है। तो आपने वही देखा, माध्यमिक यौगिक बना, ये माध्यमिक यौगिक दूसरे विकारक से क्रिया करेगा और उत्पाद मुक्त हो जाएगा और उत्प्रेरक भी मुक्त हो जाएगा। तो उत्प्रेरक देखो रिमेंबर बच गया, हमारे लास्ट में बच गया ना। तो उत्प्रेरक ने क्या किया? इस क्रिया में केवल और केवल मध्यस्थता का काम किया। उसने क्या किया? दोनों अभिकारकों को मिला दिया और इनको मिलाकर उत्पाद को बना दिया।
तो ये है बच्चों आपका माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं, कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों कि आप इन पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर सको। और भी कई टॉपिक्स थे बच्चों जो कि आपके सिलेबस से वैसे हट चुके हैं, उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको और भी टॉपिक्स यहाँ से देखने को मिलेंगे तो वो हम प्रीवियस पेपर में करा देंगे, टेंशन ना लो। 2 साल के हैं प्रीवियस पेपर, मतलब 14 सेट हैं, 14 सेट में आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टेंशन मत लो, बस मेहनत करो। 10 दिसंबर से आपके प्रीवियस पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तब होगा धमाका, ठीक है बच्चों। तो उत्प्रेरक से जितना भी पूछा जा सकता था बच्चों वो मैक्सिमम मैंने करा दिया है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक और रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कमेंट करते रहा करोगे बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।